हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा टारगेट बैच का पूरा सिलेबस यहां पे कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने एक बार अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे इन विचारों से सहमत होंगे। देख रहे होंगे कि मेरे पीछे सब कुछ ब्लैंक है, खाली खाली सा है। ऐसे ही कई बच्चों की जिंदगी में भी कुछ खालीपन सा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस रेस में, देखो मैं इसे एक रेस ही मानूंगा, क्योंकि जब भी किसी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वो हमेशा एक रेस की तरह ही होती है। लर्निंग फेज एक अलग फेज होता है जहां पर हम सीखने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार हमें ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां पर वो चीज़ें हमें कई बार कम समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं सकते। हम उसको याद कर लेते हैं कि हाँ, यदि ये पर्टिकुलर केस ऐसा बन रहा है, पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो मुझे इसको इस प्रकार से टैकल करना है और आगे बढ़ जाना है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोगों के लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट 2025। अब जब आप इस नीट 2025 के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लगभग अपनी पूरी जर्नी, जो कि हमारी बट ऑब्वियसली कि टारगेट बैच है अपना 1 जून से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे करते हुए हम इस बैच को जिस प्रकार से हमने प्लान किया था कि हाँ भाई, क्लास 11 का पार्ट 1 की हम बुक को पहले करेंगे, उसके बाद क्लास 12 की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक्स को एक साथ फिनिश करेंगे, एंड लास्ट में हम क्लास 11 पार्ट 2 को फिनिश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसका वेटेज वगैरह सारा सब चीज़ें पता होता है। पैटर्न आप सभी लोगों के सामने है अभी कि 45 क्वेश्चंस फिजिक्स में आएंगे, 45 केमिस्ट्री में आएंगे और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में आएंगे। कुल मिलाकर 180 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। वो सारी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। अब ये जर्नी जो हमारी शुरुआत हुई थी बेसिक मैथमेटिक्स से, एज यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं बायोमेंटस में फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेस अरेंज करते हैं ताकि आपका बेसिक मैथ्स जो है वो कहीं कच्चा ना रह जाए, कहीं आप उसमें ही उलझे ना रह जाएं। इसलिए हम बेसिक मैथ्स से ही स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मैथ्स से डरते हैं, तो उन्हें पता रहे कि भाई हमें मैथ्स को किस लेवल तक पढ़ना है। बहुत हाई फंडू मैथ्स का हमें यूज़ नहीं करना है, जितनी आवश्यक है उतनी मैथ्स हम करते हैं और अपने सिलेबस में प्रोसीड कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी। धीरे धीरे हमारे चैप्टर्स आगे आते गए। हमारी टीम आपके साथ में लगी रही, हमारी टीम पूरी की पूरी बायोमेंटस की टीम मेहनत करती रही और यही मेहनत की अपेक्षा हमने आप लोगों से भी की थी। हम एक्सपेक्ट करते रहे साल भर कि आप भी हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्स हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते थे, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता था और यकीन मानिए मैं बहुत सारे कमेंट्स को, मतलब मेरा हर सुबह आने के बाद में एक काम रहता है कि इस वीक में कितने कमेंट्स आए हैं, कौन कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, उन सारे कमेंट्स को मैं एक बार पढ़ के गो थ्रू जरूर करता रहा हूँ। हाँ, ये है टेक्निकल लिमिटेशंस के कारण मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है कि मैं रिप्लाई भले ही ना दे पाया होऊंगा, लेकिन हाँ, मैंने पढ़े सारे कमेंट्स थे। कई लोगों का प्यार मिला, कई लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, कई बच्चों के दिमाग में था कि हाँ भाई कि मुझे ऐसा करना है या मेरे मर्जी के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो क्या होता है ना, ये क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होते हैं, आपके और हमारे क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होते हैं और इन्हीं एफर्ट्स के बल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, कोई भी टीचर जो आपको पढ़ा रहा होता है, ठीक है, वो टीचर हमेशा यही चाहता है कि आपका भला हो, आपका अच्छा हो। वो अपनी साइड से कोशिश करता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपका नुकसान करे, जानबूझ के कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। दूसरा, जर्नी जब रही, जर्नी आप लोगों की हमारी जब शुरुआत हुई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है। दिस इज नॉट द लास्ट सेशन विच आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ओवर हियर, सो मेनी सेशंस विल कम। लेकिन अभी जो आपका बैच है, उस बैच के लिए ये आखिरी सेशन है जहां पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ बातें हम डिस्कस कर रहे हैं।
साल शुरू हुआ, कुछ मुसीबतें आपको भी झेलनी पड़ी होंगी, कुछ मुझे भी झेलनी पड़ी। जाहिर सी बात है, आप में से कई लोगों को पता होगा कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड उसके कारण मैं भी थोड़ा सा परेशान रहा था। लेकिन खैर, जिंदगी है, चलती रहती है बेटा, समय का पहिया है, कुछ ना कुछ कठिनाइयां सबको मिलती हैं और उन सब कठिनाइयों से हम गुजरते हुए आगे चलते हैं। खैर, मैं अपनी जर्नी के बारे में जो बता रहा था, उस जर्नी में हमने जो शुरुआत करी और क्या क्या हम लोगों ने किया, तो देखो ये कुछ आपको यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में क्या है ना, क्लास 11 के फिजिक्स के नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत करी। तो देखो 11th में वही हमने बेसिक मैथमेटिक्स से शुरुआत करी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्केलर, वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, यहां तक हम पहले पढ़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी उसके सामने मेंशन है, भैया प्रत्येक कि हर चैप्टर में कितने लेक्चर उसमें लिए गए हैं। सो ओवरऑल क्लास 11 में हमने लिए हैं बेटा टोटल 96 लेक्चर लिए हैं क्लास 11 की फिजिक्स में। ठीक है, 96 लेक्चर। देन बेटा हम क्लास 12th में हम देखते हैं, तो क्लास 12th में 14 चैप्टर है हमारे पास में। क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिक्स को वगैरह कंसीडर करते हुए 17 हैं। यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स को हटा दो तो 16 चैप्टर होते हैं। और क्लास 12th में ये हमने 80 लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं 80, तो यहां पर 96 फॉर क्लास 11 और 80 फॉर क्लास 12। देखो मैं डेटा पे बात करना पसंद करता हूं। 176 लेक्चर्स टोटल में हमारे आए हैं, जिसमें से -5 कर दो, ये मैथ्स के लेक्चर हैं जो कि बेसिक हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में। देखो ये जो डेटा है वो मेरी टीम ने मुझे प्रोवाइड किया है ना। तो बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स में थोड़ा सा काउंटिंग का ये हो सकता है, क्योंकि क्या है कुछ लेक्चर्स मेरे, कुछ जावेद सर के ऐसे कुछ थे, तो 171। तो देखो ओवरऑल जो फिजिक्स के जो मेन लेक्चर थे ना, सिर्फ फिजिक्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात कही गई है, वो है आपके 171 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए थे। अब 171 लेक्चर क्लास 11th और क्लास 12th मिला के, और हर लेक्चर की जो ड्यूरेशन थी, कुछ लेक्चर 1 घंटे के थे, कुछ 1.5 घंटे के थे, कुछ 1.25 घंटे के थे, 1.25 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे तक के लेक्चर हुए हैं। तो हम इसे रफली कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या है, एक एवरेजिंग की मैं बात करता हूं। मैं जानता हूं कि हर क्लास 2 घंटे की नहीं हुई है, कुछ क्लासेस 1.25 घंटे, 75 मिनट्स, 90 मिनट्स के आसपास में मेजर कुछ क्लासेस आपकी रही हैं। तो मैं इसे एक एवरेज मान लेता हूं कि भैया कि हमने लगभग 1.5 आवर की क्लास ली है। तो 1.5 आवर की क्लास और 170 171 लेक्चर यदि हमारे होते हैं, तो मैं रफली बोल रहा हूं, याद रखना, नहीं तो कई लोग एकदम से कि सर आपने तो ऐसे बोला, नहीं, लगभग हमने 250 प्लस आवर्स के हमारे लेक्चर ड्यूरेशन लगी है मिनिमम। देखो ये मिनिमम है 250 प्लस आवर्स, कम से कम कह रहा हूं मैं, ये इससे ज्यादा ही है, क्योंकि शुरुआत में सारे लेक्चर 2 घंटे की हुआ करते थे। अभी बीच में ही कुछ ऐसा था कि हमने लेक्चर की ड्यूरेशन को थोड़ा सा शॉर्ट किया। जब हम, देखो क्या होता है ना, जब बच्चों से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद में ही हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं। जब बच्चे बताते हैं अपनी परेशानियों की, सर ऐसे ऐसे परेशानियां हैं कि इतना बड़ा लेक्चर हम लोग एक बार में नहीं कर पाते हैं, 2 घंटे का लेक्चर काफी बड़ा हो जाता है, तो आप नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या होता है, देखो हर जगह लिमिटेशंस हैं कि भैया हमको बैच को टाइम पे स्टार्ट करके टाइम पे फिनिश भी करना है। अब टाइम पे स्टार्ट करके टाइम पे फिनिश करने का मतलब ये है कि आपको जनवरी एंड या फरवरी के मिड तक आपको सिलेबस कंप्लीट करके देना ही होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी के लिए हमने काम किया। कुछ छुट्टियां भी आपको आवश्यक होती हैं, जैसे दिवाली वगैरह की छुट्टियां भी आपको आवश्यक होती हैं। तो उस प्रकार से हमने लगभग 250 घंटे हमने सिर्फ पढ़ी है फिजिक्स, जिसमें लेक्चर थे 171। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। देखो मैं बोर्ड का पूरा भरपूर उपयोग करना पसंद करता हूं, ठीक है। 170 हम राउंड फिगर में चल रहे हैं, 170 लेक्चर्स तो सिर्फ फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड थे। और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन आपको डीपीएस में 20 क्वेश्चन ना मिले हों। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन, देखो मैंने मिनिमम काउंट साइड में पकड़ रहा हूं मैं, ये आपको लगभग 3400 क्वेश्चंस तो वो थे जो आपको डीपीएस के थ्रू मिले थे, सिर्फ डीपीएस में। आई एम नॉट काउंटिंग द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस इन द क्लासरूम में हर लेक्चर का एक एवरेज क्वेश्चन जो था वो लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास था।
ये थे डीपीएस में। क्लासरूम, क्लासरूम में मतलब क्या है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ लेक्चर ऐसे हुए जिसमें 10-10 क्वेश्चन भी किए, 20-20 क्वेश्चन भी किए, 30-30 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए। कुछ ऐसे भी थे जहां पर हमने लगभग 2-3 सवाल 5 सवाल ही कर पाए, क्योंकि देखो हर लेक्चर का एक टेम्परामेंट अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो हम यदि एमसीक्यू की ऑन एंड एवरेज बात करें तो लगभग 10 के आसपास हमारा एवरेज आ जाता है क्लासरूम क्वेश्चंस का। तो ये भी आपके पास में लगभग 1700 क्वेश्चंस क्लासरूम प्रॉब्लम हो जाते हैं हमारे पास में, क्योंकि हम देखो हर चैप्टर में 50, 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन तक हमने आपको प्रैक्टिस करवाएं, और ये क्लासरूम क्वेश्चंस वो 1700 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं ड्यूरिंग द क्लास। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस मैच किए होंगे, बिल्कुल हो सकता है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने टेस्ट, एवरी वीकेंड में आपका क्या हुआ है, टेस्ट हुआ है। शुरुआत में आपका नया पैटर्न का था, बाद में ओल्ड पैटर्न, तो अभी कुछ दिन पहले ही हमको पता लगा है कि हाँ हमारा ओल्ड पैटर्न हो चुका है। यस और नो? और अभी तक लगभग 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने में हमारे 31 टेस्ट हो चुके हैं लगभग, ठीक है। तो हम 30 टेस्ट को काउंट करते हैं, हालांकि और भी अभी कंटिन्यू रहेगा, और 30 क्वेश्चन को हम 45 से एवरेज ले लेते हैं या 40 से ले लेते हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर शुरुआत में कम क्वेश्चन थे, बीच में 50 भी हुए थे, तो 40 से हम एक एवरेज पकड़ लेते हैं। तो लगभग 1200 क्वेश्चंस आपको टेस्ट के थ्रू दिए गए हैं। मैं समझ सकता हूं इसमें कुछ क्वेश्चन जरूर कॉमन रहे होंगे। तो ये देखो 7 4 11 12 13 3 1 3 और 3 6, 6300। मैं बोलता हूं चलो इस डेटा को हम काट देते हैं, ठीक है, हम इसे काट देते हैं, मान लेते हैं आपकी बात को। लेकिन ये 5000 क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको यहां पर प्रैक्टिस करवाए हैं मिनिमम। और आपको टेस्ट, आपको आपकी एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा? 45 क्वेश्चन। तो 5000 क्वेश्चंस की हमने थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करी है, 5000 क्वेश्चंस को हमने बनाया है, और ये बेयर मिनिमम है। अब 5000 क्वेश्चंस करने के बाद में क्या ये संभव है कि आपका सिलेक्शन ना हो? बिल्कुल भी संभव नहीं है। डेफिनेट है कि आपका सिलेक्शन होगा यदि आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे मन से बिल्कुल आपने प्रैक्टिस किया है। तो कोई ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फुल आउट ऑफ फुल ना आए, क्योंकि देखो क्वेश्चंस इसके बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये मैंने आपको बोला है मिनिमम डेटा। भाई देखो ये इसमें 6300 है, मैंने 20% का टॉलरेंस कंसीडर किया। पढ़ते हैं ना कि आप एरर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 20% का भी यदि मैं एरर लेके चलता हूं तब भी 5000 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी है। क्वेश्चंस इसके बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। बस ये आपको अपने अंदर से क्या लाना है? कॉन्फिडेंस, यही जरूरी है। अब इतना हमने कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कुछ कमांडोज हमारे ऐसे हो सकते हैं जो अंदर से लो फील कर रहे हो, उन्हें कॉन्फिडेंस ही बिल्ट ना हो रहा हो कि सर क्या होगा, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे से तो बहुत सारा मेरा बैकलॉग लग गया था, तो बीच में मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, कुछ चैप्टर्स मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे, एटसेट्रा। सो मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। अब ये संभावनाएं किसी भी एंड पे हो सकती हैं, आपके एंड पे, मेरे एंड पे, कहीं पर भी हो सकती हैं, और इन्हें बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। लेकिन क्या उन चुनौतियों के सामने हम हार के बैठ जाएंगे? क्या हम अभी से सोचने लगेंगे कि नहीं मैं तो अब अगले साल एग्जाम दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आखिर क्यों ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑन द अदर हैंड यू आर अ कमांडो, बायोमेट्रिक्स कमांडो। हम यदि आपको कमांडो कह रहे हैं तो हमने साल भर आप में कमांडो वाला जज्बा बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। अब ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेशन है। मैं कैमरे के इस साइड में हूं, आप स्क्रीन के उस साइड में हैं, तो मैं आपका कान पकड़ के आपको नहीं बोल सकता कि बेटा बैठ अभी 2 घंटे लगातार और तू यहां पे कर। हाँ, ये सब होता है। हो सकता है कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे साथ ग्लैडिएटर बैच में यहां भोपाल में बैठे हो, तो उस समय ये सब संभव है, बिल्कुल संभव है। लेकिन चूंकि अभी आप स्क्रीन के उस साइड में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ही आवश्यक है, आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना था। लेकिन मान लो किन्हीं कारणों से आपने नहीं बनाए रखा, तो अब क्या? ये जो होना था, जो हमने बोला था, वो तो सब हो चुका है।
अब क्या करें, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अभी भी आपके पास में समय है। अब जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, इस सेशन को जब आप सुन रहे होंगे, तो फिजिक्स का सिलेबस पूरा एंड हो चुका होगा। यहां पर हम लोग एक ब्रेक के लिए रुके हैं, यहां पर हम लोग एक ब्रेक के लिए रुके हैं। और इस ब्रेक के बाद, ये जो ब्रेक हुआ है, आप कभी मूवी देखने जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि क्लाइमैक्स से पहले एक इंटरवल होता है, यही वो इंटरवल है। फर्स्ट संडे ऑफ मई को आपका एग्जाम है, तो उस एग्जाम में आपको जाना है, वही क्लाइमैक्स है। तो उससे पहले का ये एक इंटरवल है। अब इस इंटरवल के बाद आप वापस आकर, वापस से आप इस मूवी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, या एक बार हॉल से बाहर निकले, सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद बाहर ही जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस मौके को सही दिशा में रूपांतरित करके अपनी क्लाइमैक्स को अचीव कर सकते हैं, अपने एग्जाम को फोड़ के आ सकते हैं। पर किसके हाथ में है ये? आपके हाथ में है। तो सर क्या आप इसमें हमारी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल मदद कर सकते हैं। मैं तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आई एम ऑलवेज विद स्टूडेंट, यू कैन आस्क टू एनीबॉडी। जितना मेरे से पॉसिबल है, जितना मुझसे संभव है, उतना मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, हमेशा तैयार रहता हूं। और लेकिन सर क्या सिर्फ आप अकेले रहेंगे? नहीं, हमारी बायोमेंटर्स की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहेगी। बट देखो, मदद भी है ना, हमेशा उसी को मिलती है जो उस मदद का हकदार होता है और वो उस मदद को डिजर्व करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि देखो, ये तो जो चीजें थी वो तो हमारे हाथ से अब स्लिप हो गई हैं, अब वो समय तो लौट के आने वाला है नहीं। अब यहां पर नाउ टाइम टू एनालाइज योर मिस्टेक। अपनी जो गलतियां हुई हैं उनको आप एनालाइज कीजिए। हर टॉपिक में मैंने लगातार आपको बताया हुआ है कि भैया कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार मैं क्विकली ब्रीफिंग और दूंगा। लेकिन यदि आपकी मिस्टेक्स को आप कम समय में सुधार सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार आपने पढ़ लिया है, अब आपको सिलेबस का आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का सब नॉलेज है। बस अब क्या जरूरी है? नाउ यू नीड अ क्विक रिवीजन और मिस्टेक्स या एनालाइजेशन ऑफ योर स्टडी। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एनालाइजेशन जरूरी है कि क्या आपने पढ़ा है, क्या आपकी गलतियां हुई हैं। अब ये क्विक रिवीजन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, क्विक रिवीजन आपको करना है। लेकिन सर, यदि मैं खुद से क्विक रिवीजन करने में सक्षम नहीं हूं तो? यदि आप खुद से सक्षम नहीं है तो आप बायोमेंटर्स के साथ में जुड़े रहिए, बायोमेंटर्स आपको कराएगा। वी हैव आवर क्रैश कोर्स, और उस क्रैश कोर्स में यदि आप अभी देखो, क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा 17 मार्च को। 17 मार्च को हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। 26 अप्रैल को हमारा क्रैश कोर्स क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिक्स में हम अपना जो रिवीजन करेंगे उसके लिए मैं 35 लेक्चर्स प्लान किया हूं। 35 लेक्चर्स मैंने आपके लिए प्लान किए हुए हैं। आप यदि सर लेक्चर तो चैप्टर तो इतने हैं ही नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना मैथ्स को हटा दो, यू हैव अ 30 लेक्चर्स, 30 चैप्टर्स। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि मुझे एक से ज्यादा लेक्चर की आवश्यकता होगी। यदि आप खुद से अपना रिवीजन कर सकते हैं तो कोई इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। संडे, फर्स्ट संडे ऑफ द मे इज द इंपॉर्टेंट डेट इन योर लाइफ फॉर 2025। बट यदि आप अपने एंड पे तैयार हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यदि आप तैयार नहीं हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन द बायोमेंटर्स क्रैश कोर्स, जो कि जाहिर सी बात है 17 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये क्रैश कोर्स में ना हम लोगों ने एक चीज और एड ऑन करी है। वो क्या एड ऑन करी है कि भैया देखो कि फर्स्ट मार्च से और 15 मार्च तक लगातार एवरी डे इट इज अ रिवैम्प टाइम। रिवैम्प टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो एडेड। रिवैम्प टेस्ट सीरीज, इसमें क्या कर रहा हूं मैं? इसमें हम लोग क्या किए हैं कि 15 दिन है, 30 चैप्टर है, तो दो करते हुए 15 दिनों के अंदर में आपको एक क्विक रिवाइज करवाया जाएगा थ्रू द टेस्ट। मतलब अब आपको बैठना है,
पहले अपनी कुछ चैप्टर्स का एनालाइज कर लीजिए, कहां कहां पे आपका बैकलॉग छूटा हुआ है उसको आप कवर कीजिए, और उसको कवर करने के बाद में एक बार रिवैम्प टेस्ट सीरीज में 15 दिनों के अंदर में सब कुछ आपका क्विकली रिवाइज हो जाएगा। 2 चैप्टर फिजिक्स, 2 चैप्टर केमिस्ट्री, 2 चैप्टर बायो एंड सो ऑन। देन जैसे ही 15 मार्च को ये आपका रिवैम्प टेस्ट सीरीज यहां पर समाप्त होगा, उसके बाद में तुरंत आप क्रैश कोर्स में एंटर कीजिए, और क्रैश कोर्स में एंटर करने के बाद में 35 लेक्चर्स फिजिक्स में आपको मिलेंगे। 30 चैप्टर हैं, उनको हम कवर करेंगे। वीकली टेस्ट होंगे जो कि संडे को होंगे। और यहां पर चूंकि अब मैं आपके साथ में रहूंगा, तो यहां पर आपको एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा, एक बात समझिए। क्या होता है कि हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं। जिस चीज को रिवाइज करने के लिए आप बैठोगे, खुद से 4 घंटे लगाओगे, 5 घंटे लगाओगे, उतने ही चीजों को हम आपको 2 घंटे के अंदर में 90 मिनट टू 120 मिनट्स के ड्यूरेशन में मैं आपको कवर करा के दूंगा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने एंड पे करनी पड़ेगी। मतलब ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है यदि आप खुद से समर्थ नहीं हैं अपने रिवीजन के लिए। देन आई विल सजेस्ट यू कि भैया देखो, मैं आपकी मदद करूं। अब देखो, मैं आपकी मदद तो तभी कर सकता हूं जब आप मेरे से जुड़ोगे, और मेरे से जुड़ोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने आपको एक क्विक लुक दिया है, क्विक आइडिया दिया है। ये मेरा सजेशन है कि आप क्रैश कोर्स के साथ में जुड़िए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक टीचर आपको कम समय में रिवाइज करवा सकता है। इसको और ऐसे समझना चाहें तो देखो, किसी भी चीज को आप पढ़ते हो पहली बार, तो उसमें से आप बहुत ज्यादा रिटेन नहीं कर पाते हो। लेकिन वही चीज जब कोई आपको बोलता है, ऑडियो के फॉर्म में होता है, तो आपने जो पढ़ा था उसके कंपैरिजन में ज्यादा रिटेन कर सकते हैं। और यदि एक आपको वीडियो मिल जाए तो इंफॉर्मेशन रिटेनिंग की पावर और ज्यादा बन जाती है। और यही आपको एग्जाम के लिए आवश्यक है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर इकट्ठी हो, ताकि आप उसे क्या कर सके, एग्जाम में उंडेल सकें, एग्जाम में आप उस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकें। सो इट इज नेसेसरी, और इसके लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन एक क्रिस्प फॉर्म में, सब स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। और इसी के लिए बायोमेंटस प्रयत्नशील है। मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि देखो, जो हमारे क्लास 12, क्लास 11 के जो चैप्टर्स हैं, इसमें क्या है ना कि भैया कौन से चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखाते हैं, उन चैप्टर्स को मैं एक बार टिक करा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी, क्लास 12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th में पूरा इंपॉर्टेंट पोर्शन है भैया। 12th पोर्शन में ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, ये कर दूं और वो कर दूं। इसमें से किसी को नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा, देखो आपको टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 45। टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं बेटा, 45। ठीक है, इसमें 14 क्वेश्चन तो यही हो गए, दिख रहे हैं आपको। और यहां पर आपको जो है 15 क्वेश्चन यहां दिख रहे हैं। सर 15 क्यों बोला आपने, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन अलग से कोई चैप्टर नहीं है। 14 बोलना चाहिए यहां पे भी, क्योंकि सर्कुलर मोशन को एक आप यहां पे देखो, एक इसको छोड़ोगे, इसको एक छोड़ोगे जो चैप्टर नहीं है, और इसको छोड़ोगे, बाकी तो सब चैप्टर है। मतलब 14 और 14 28, 14 क्वेश्चन आएंगे 11th के, और 14 आपको दिख गए 12th के। तो कितने हो गए बेटा, 28। लेकिन हमको तो टोटल 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 45 में से यदि 28 को घटाओगे तो कितने क्वेश्चंस की और आवश्यकता रहेगी, कितने क्वेश्चंस और बच गए, बताओ फटाफट। 17 क्वेश्चंस। अब ये 17 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे होंगे जो हर चैप्टर से डबल आएंगे। कुछ चैप्टर्स हमारे पास में ऐसे हैं जहां से डबल आएंगे। अब वो डबल वाले में टिक करता हूं कि जहां से डबल क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखो, इन दोनों में से मिला के एक डबल आएगा, इसमें एक डबल आने की संभावना है, इसमें एक डबल आने की संभावना है, इसमें तो 3 आने की संभावना है। ध्यान से देखना। फिर मैं आपको बताता हूं यहां पर मूविंग चार्जेस से ईएमआई से करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों से बेटा डबल ही क्वेश्चन आने की संभावना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा संभावना है। तो 17 क्वेश्चन थे, मैंने कितने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन में आपको यही बता चुका हूं। और कितने बच गए, 6 क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, और कहां गया, देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हो गया, क्योंकि इसमें ये आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन लॉज ऑफ मोशन वर्क। हाँ, वर्क एनर्जी पावर
और सर्कुलर मोशन को एक मान के चलिएगा। देखो सर्कुलर मोशन को मैंने अब काट दिया, तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन गया। तो इसने, तो देख लीजिए बेटा यहां पे कितने चाहिए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 चाहिए थे। अब एक क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली देखो लॉज ऑफ मोशन से ही आने की संभावना ज्यादा बनती है। तो ये वो चैप्टर हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जहां पर डबल क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये मैंने आपको मेरे एंड पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जो आपको फायदे का सौदा होगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया कि भैया देखो क्लास 11th के 14 क्वेश्चन पकड़ लीजिए, क्लास 12th के आपके फिर से 14 क्वेश्चंस पकड़ लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बचते हैं आपके वो आपके बचते हैं 17 क्वेश्चन। इस 17 का जो बाइफर्गेशन है वो आप पकड़ के चलना कि 6 क्वेश्चंस आपके 11 साइड में जाएंगे और 11 क्वेश्चंस आपके 12 साइड में जाएंगे। तो इनको आप एड ऑन करते हो तो 14 + 6 20 क्वेश्चंस और 14 और 11 25 क्वेश्चंस, ये आपका वेटेज रहने वाला है नीट के लिए। इसलिए 12th पर ज्यादा फोकस करते हुए आपको जाना है और बिल्कुल भी कोताही यहां पर नहीं बरतनी है। ओके, तो ये थी हमारी पूरी जर्नी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ में कि देखो आप यदि इस सेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, ये मेरा हमेशा से मानना रहा है। सो बी रेडी और मिलते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि ये जर्नी एक एंड नहीं है, यहां पर ये एक छोटा सा हॉल्ट लिया गया है। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि इस ब्रेक के बाद आप लोग वापस आके हमसे जुड़ जाते हैं तुरंत इस क्रैश कोर्स में, या एक बार सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद आप बाहर का रास्ता पकड़ते हैं। डीमोटिवेट नहीं होना है, इस बात को समझिए। हो सकता है कि आपने कुछ भी ना किया हो साल भर, हो सकता है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं ना कि मैंने फॉर्म भरा, मैं एग्जाम को ऐसे ही जाने दूं। नहीं जाने दे सकता बेटा, बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। जब आप देखो अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है कि नहीं, अब आईपीएल का सीजन आने ही वाला है। तो आप मैच कब तक चल रहा होता है, तब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाती। लास्ट बॉल में भी 3 रन चाहिए, 4 रन चाहिए, 5 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, तभी भी मैच चलता ही रहता है, क्योंकि लास्ट बॉल पे भी 6 मारा जा सकता है और मैच को जीता जा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल संभव है। और आप तो माही भाई को जानते भी हैं, है ना सर, आपके भाई है क्या? नहीं, सब लोग माही भाई बोलते, तो हमने बोल दिया MSD, मेन स्केल डिवीजन, है ना। लास्ट बॉल पे 6 मारा जा सकता है और अभी भी कंपटीशन में बने रहा जा सकता है, बशर्ते जो चीजें हम देखो। मैं क्रैश कोर्स में आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं कि भैया कि आपको 100% मैं सिखा दूंगा, लेकिन यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है, क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा, इफ यू नो द टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, आपको पता है कि हाँ ऐसे ऐसा कुछ कुछ होता है, नाम एक बार आपके कान पे पड़ा हुआ है, तो आप यकीन मानिए कि आपको मैं हर चीज उस क्रैश कोर्स में कवर करा दूंगा, हर चीज आपको बता दिया जाएगा। नाउ यू जस्ट नीड अ प्रैक्टिस, एंड आपका जो भी अभी स्कोर है फिजिक्स में, उससे ज्यादा नंबर ही आपको मिलेंगे इस क्रैश कोर्स की मदद से। डेफिनेटली यदि आप इस समय भी मान लो कि आपका क्यूमुलेटिव स्कोर 200 है, तो क्रैश कोर्स के बाद डेफिनेटली यू विल क्रॉस 400 मार्क। आप 300 पे बैठे हैं, डेफिनेटली यू विल क्रॉस 450 500 मार्क। आप 400 पे बैठे हैं, आप डेफिनेटली 500 क्रॉस कर जाएंगे। इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो कब, जब आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के साथ में जुड़े हुए हैं, आपको बेनिफिट्स होंगे। तो करना क्या है, बस अभी ये सेशन खत्म होने के बाद में आपको अपनी सारी मिस्टेक्स वगैरह सबको एनालाइज करके रखना है। ये फैब के मंथ में 10-12 दिन का जो समय मिल रहा है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री को पूरी तरह से आप रिवाइज करके रख लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को। कौन सी वाली जर्नी को बेटा, अपनी मिस्टेक की एनालाइजिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। सारी मिस्टेक्स को कलेक्ट करके उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। एंड देन ज्वाइन द क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में जो कुछ बच जाता है उसे कंप्लीट कीजिए और फर्स्ट संडे ऑफ द मे को आप अपने एग्जाम को फोड़ के आइए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।